नमस्कार, स्वागत है आपका राज्यसभा टीवी में। मैं हूं आपके साथ अमृता। शुरुआत करेंगे हेडलाइन से। पेट्रोल डीजल की बढ़ी हुई कीमतों पर सरकार गंभीर। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने अगले कुछ दिनों में राहत की जताई उम्मीद। पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान तेल कंपनियों के अधिकारियों से कल करेंगे मुलाकात। हवाई जहाज से सफर करने वालों के लिए खुशखबरी। 24 घंटे के अंदर फ्लाइट कैंसिल कराने पर नहीं लगेगा चार्ज। फ्लाइट लेट होने पर मिलेगा मुआवजा। नागर विमानन मंत्रालय ने जारी किया पैसेंजर चार्टर का नया ड्राफ्ट। सभी पक्षों से चर्चा और कैबिनेट की मंजूरी के बाद होगा लागू। कर्नाटक सरकार में हिस्सेदारी को लेकर बंगलुरु में कांग्रेस जेडीएस की हुई बैठक। कांग्रेस ने की उप मुख्यमंत्री और विधानसभा अध्यक्ष पद की मांग। कुमारस्वामी कल शाम 4:30 बजे लेंगे मुख्यमंत्री पद की शपथ। तमिलनाडु के तूतीकोरिन में स्टरलाइट इंडस्ट्री के खिलाफ हिंसक प्रदर्शन में 9 लोगों की मौत, 20 से ज्यादा लोग घायल। राज्य सरकार ने घटना की जांच के लिए आयोग बनाने और मुआवजे का किया ऐलान। स्थानीय निवासियों ने प्रदूषण को लेकर किया था आंदोलन। केरल में निपा वायरस से मृतकों की तादाद बढ़कर 10। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने की राज्य में वायरस से पैदा हुए हालात की समीक्षा। केरल से सटे राज्यों में बढ़ी निगरानी। राज्य सरकार ने विश्व स्वास्थ्य संगठन को दी वायरस के फैलने की जानकारी। और आइए खबरों पर विस्तार से नजर डालेंगे। लोगों को पेट्रोल और डीजल की बढ़ी हुई कीमतों से राहत दिलाने के लिए सरकार जल्द ही कदम उठा सकती है। और इसी सिलसिले में पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान बुधवार को तेल कंपनियों के अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने बुधवार को इस बैठक के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा है कि पेट्रोल और डीजल के दाम काबू में करने के लिए सरकार काम कर रही है। क्रूड ऑयल के बढ़ते दामों पर वित्त मंत्रालय पेट्रोलियम मंत्रालय से सलाह मशवरा भी कर रहा है। और दूसरी तरफ पेट्रोल डीजल के दामों में लगातार बढ़ोतरी के लिए ओपेक देशों ने कच्चे तेल की सप्लाई की कमी को वजह बताया है। पेट्रोल पंप डीलर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष अजय बंसल ने कहा कि ईंधन की कीमत सीधे कच्चे तेल से जुड़ी हुई है। उन्होंने कहा कि राज्यों में लगने वाले वैट और केंद्रीय कर को कम किया जाए तो ही तेल की कीमतों को कम किया जा सकता है। इस वक्त देश में पेट्रोल और डीजल के दाम रिकॉर्ड स्तर पर हैं, जिसके चलते लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। राजधानी दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 76 रुपए 87 पैसे प्रति लीटर है, जबकि 1 लीटर डीजल का भाव 68 रुपए 8 पैसे है। वहीं मुंबई में पेट्रोल का दाम 84 रुपए 70 पैसे प्रति लीटर और डीजल का दाम 72 रुपए 48 पैसे प्रति लीटर है। बीते 9 दिनों में पेट्रोल की कीमतों में 2 रुपए 24 पैसे का इजाफा हुआ है। वहीं डीजल के दाम में भी 2 रुपए 15 पैसे की बढ़त हुई है। सरकार इसको गंभीरता से ले रही है। कल पेट्रोलियम मंत्री का सभी तेल कंपनियों से मीटिंग है और एक फॉर्मूले के तहत दाम बढ़े हैं। इस पर क्या विचार करना, मुझे लगता है सरकार में उच्चतम स्तर पर इसकी चिंता हो रही है। 2-3 दिन में 4 दिन में इस पर कोई न कोई फॉर्मूला या तो कोई समाधान ढूंढने के लिए हमारे सरकार में जो बैठे हैं वो कार्यकर्ता निश्चित प्रयास करें। सरकार ने 2 रुपये करीब पहले भी रियायत दी थी और सरकार ने उससे 2 बार दे चुके हैं राहत। तो इस वक्त उसके अलावा अगर कोई चारा है तो देखा जाए, नहीं तो सरकार को कहीं पर टैक्स के ऊपर राज्य सरकार बेसिकली सबसे ज़्यादा राज्य सरकार को देखना होगा कि जो हायर टैक्सेस हो रहे हैं, इस सरकार का जो राज्य सरकारें हैं हमारी, उनका डायरेक्ट जो है वो परसेंटेज पे वैट है। तो अगर जो दाम बढ़ गया है तो परसेंटेज के लेवल पे उनका टैक्स रेवेन्यू भी बढ़ गया है, कलेक्शन बढ़ गया है। तो उस टैक्स कलेक्शन को किसी तरह वो राहत दे सकते हैं। और केंद्र में सरकार के 4 साल पूरा होने से पहले बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने आज गांवों को लेकर सरकार की उपलब्धियों का ब्यौरा पेश किया। उन्होंने बताया कि ग्राम स्वराज अभियान के तहत 16,850 गांवों के हर घर में बिजली, गैस, टीकाकरण और बीमा जैसी 7 योजनाओं को पूरी तरह से लागू कर दिया गया है।
उन्होंने ये भी बताया कि 26 मई को देश भर में जश्न मनाया जाएगा और प्रधानमंत्री उड़ीसा में कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। उन्होंने कहा कि सरकार गरीब के पास जाएगी। अमित शाह ने कहा कि 15 अगस्त तक 65,000 गांवों को हम कवर करेंगे। और एक सवाल के जवाब में अमित शाह ने कहा कि कर्नाटक में कल होने वाले शपथ ग्रहण में विपक्षी एकता का कोई धरातल नहीं है। गत चुनाव में सब हमारे खिलाफ थे जी, सब हमारे खिलाफ थे, कोई हमारे साथ नहीं था। ममता जी भी खिलाफ थी, देवगौड़ा जी भी खिलाफ थे, अखिलेश जी भी खिलाफ थे, अपने बीजेडी वाले पटनायक जी भी हमारे खिलाफ, सब हमारे खिलाफ थे। कोई नई बात नहीं है। और कर्नाटक में जेडीएस नेता एचडी कुमारस्वामी बुधवार को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। कर्नाटक में जेडीएस कांग्रेस गठबंधन की सरकार बन रही है। बंगलुरु में आज सरकार के स्वरूप और सत्ता में हिस्सेदारी को लेकर कांग्रेस और जेडीएस नेताओं के बीच बैठक हुई। बैठक में कुमारस्वामी के अलावा कांग्रेस नेता सिद्धरमैया, केसी वेणुगोपाल, मल्लिकार्जुन खड़गे और डीके शिवकुमार के अलावा दूसरे अन्य नेता भी शामिल हुए। कांग्रेस उप मुख्यमंत्री और स्पीकर का पद मांग रही है। बैठक के बाद कुमारस्वामी ने कहा कि स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का चुनाव 25 मई को होगा। उन्होंने सत्ता में हिस्सेदारी को लेकर कांग्रेस के साथ किसी भी मतभेद से इनकार किया। इससे पहले आज कांग्रेस के कर्नाटक के लिए प्रभारी सचिव केसी वेणुगोपाल ने पार्टी के विधायकों से भी सरकार गठन पर चर्चा की। उधर कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने यह साफ किया है कि स्पीकर के चुनाव और विश्वास मत हासिल करने के बाद ही मंत्रिमंडल का बंटवारा होगा। इस बीच जेडीएस प्रमुख एचडी देवेगौड़ा ने उन खबरों को खारिज किया है जिसमें यह कहा गया है कि वे कांग्रेस नेता डी शिवकुमार के सरकार में शामिल करने के खिलाफ हैं। Then deputy speaker and deputy speaker, both the election will be held on 25th. 25th it will be the date fixed. Then portfolio issues day after tomorrow we will finalize it. Coordination committee also will going to form. Nothing is there. Everything is all right. Nothing to worry. No differences. That's what I am telling you. The name of the speaker and if any deputy CM is there, these two things, both the things will be communicated by Congress President today. गुरुवार शुक्रवार तक इसी चिंता में रहेंगे। एक दो स्पीकर का चुनाव, दूसरा वोट ऑफ कॉन्फिडेंस, ये दोनों चीज होने के बाद ही बाकी की चीजें डिस्कस कर सकते हैं। और कर्नाटक में नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह बुधवार शाम 4:30 बजे होगा। इसमें सोनिया गांधी के अलावा कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के शामिल होने की उम्मीद है। बीएसपी प्रमुख मायावती, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के अलावा केरल के मुख्यमंत्री पी विजयन, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव भी शामिल होंगे। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू और तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव के भी शिरकत करने की उम्मीद है। कर्नाटक के मुस्लिम संगठनों के एक समूह ने राज्य में किसी मुस्लिम नेता को उप मुख्यमंत्री बनाए जाने की मांग की है। ये मुस्लिम संगठन चाहते हैं कि 7 बार के विधायक और कांग्रेस नेता रोशन बेग को उप मुख्यमंत्री बनाया जाए। कांग्रेस विधायक रोशन बेग ने भी इस मुस्लिम संगठनों की मांग को जायज ठहराया। उन्होंने कहा है कि सभी समुदाय के लोग अपने लिए ऐसी मांग करते हैं। रोशन बेग का कहना है कि इस मांग को वो भी समर्थन करते हैं, लेकिन इस पर अंतिम फैसला पार्टी हाईकमान को करना है। हम ये कहना चाह रहे हैं कि हमारे यहाँ कर्नाटक में जो है 7 बार इलेक्शन जो जीत के आए हुए हैं, एक बहुत अच्छा संगठन चतुरकार है ये, और स्टेट्समैन है, और मुस्लिम कम्युनिटी का ख्याल भी रखता है। दूसरे निस्बत दूसरे जो लोग हैं, ये सेक्युलर माइंड है, ये सेक्युलर माइंड आदमी है, इसलिए हम इनको डिप्टी सीएम का पोस्ट डिमांड कर रहे हैं। जब दूसरा समुदाय पूछ सकता है कि उप मुख्यमंत्री हमारे समाज को बनाएगा, अगर मेरे समाज वाले पूछे हैं तो उसमें क्या गलत है? मैं भी 7 बार एमएलए हूँ, मैं भी सीनियर। और विजयपुर जिले की झोपड़ी में वीवीपैट मशीन मिलने पर कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता बीएस येदियुरप्पा ने इस मामले में चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखी है। चिट्ठी में उन्होंने हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में अनियमितता का आरोप लगाया। येदियुरप्पा ने लिखा है कि उन्हें पूरा भरोसा है कि चुनाव आयोग ने विजयपुर जिले के मड़गुली गांव में वीवीपैट मशीन मिलने के मामले को गंभीरता से लिया है।
येदियुरप्पा का कहना है कि ये मामला कर्नाटक के विधानसभा चुनाव में गंभीर अनियमितताओं को दिखाता है। येदियुरप्पा ने लिखा कि बीजेपी ने मतदान से पहले संबंधित अधिकारियों को ऐसी कई अनियमितताओं के बारे में बताया, लेकिन उन पर ध्यान नहीं दिया गया। 18 मई को विजयपुर जिले के मड़गुली गांव में एक मजदूर के घर से 8 वीवीपैट मशीनें जब्त की गई थीं। और कांग्रेस में संगठनात्मक फेरबदल की प्रक्रिया जारी है और इसी सिलसिले में पार्टी अध्यक्ष राहुल गांधी ने मंगलवार को एक साथ कई नियुक्तियां की। जौनपुर की सदर सीट से विधायक रहे नदीम जावेद को कांग्रेस के अल्पसंख्यक विभाग का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया, तो वहीं राज्यसभा की पूर्व सदस्य रजनी पाटिल को हिमाचल कांग्रेस का प्रभारी नियुक्त किया गया। इसके अलावा मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह को अहम जिम्मेदारी दी गई है। उन्हें चुनाव के लिए गठित कोऑर्डिनेशन कमेटी का चेयरमैन नियुक्त किया गया। वहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया को चुनाव कैंपिंग कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया है। फेरबदल प्रक्रिया में गुजरात संगठन में भी बदलाव हुआ। पार्टी ने यूथ कांग्रेस से जुड़े रहे जितेंद्र बघेल और विश्वरंजन मोहंती को गुजरात कांग्रेस का सचिव नियुक्त किया है, जबकि बिहार में वीरेंद्र सिंह राठौर और राजेश लिलोथिया को पार्टी सचिव बनाया गया। और तमिलनाडु के तूतीकोरिन जिले में आज स्थानीय लोगों और पुलिस के बीच हुई झड़प में 9 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल हो गए। ये लोग स्टरलाइट इंडस्ट्री के स्थानीय फैक्ट्री के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। स्थानीय लोगों का आरोप है कि फैक्ट्री से निकलने वाले कचरे से इलाके में काफी प्रदूषण फैल रहा है। प्रदर्शनकारियों का ये आरोप भी है कि प्रदूषण की वजह से इलाके में भूजल प्रदूषित हो रहा है। मुख्यमंत्री के पलानीसामी ने घटना की जांच के आदेश दिए हैं। साथ ही मृतकों के परिजनों और घायलों के लिए मुआवजे का ऐलान भी किया है। मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए और घायलों को 3-3 लाख रुपए मुआवजा देने का ऐलान किया गया है। साथ ही मृतकों के परिवार के सदस्यों को सरकारी नौकरी देने की भी घोषणा की गई है। रमजान के पवित्र महीने में भी पाकिस्तान संघर्ष विराम का उल्लंघन करने से बाज नहीं आ रहा। सीमा पार से जम्मू के आरएसपुरा और रामगढ़ सेक्टर में भारी गोलीबारी की गई और मोर्टार भी दागे गए। वहीं पाकिस्तान सीमा से सटे अरनिया और अखनूर सेक्टर में भी पाकिस्तानी सेना ने गोलीबारी की। संघर्ष विराम उल्लंघन के चलते अखनूर सेक्टर में एक नागरिक के घायल होने की खबर है, जबकि सोमवार को एक जवान समेत 6 लोग गोलीबारी में घायल हुए। सीमा पार से लगातार हो रही गोलीबारी के चलते स्थानीय लोगों को अपने घरों को छोड़कर सुरक्षित स्थानों पर शरण लेनी पड़ रही है। वहीं भारतीय सेना के जवान पाकिस्तान की तरफ से हो रही गोलीबारी का मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं। और केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने संघर्ष विराम उल्लंघन के मसले पर पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी दी है और भारतीय जवानों को गोलीबारी का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए कहा है। बीएसएफ के 16वें अलंकरण समारोह में राजनाथ ने मंगलवार को कहा कि भारत वसुधैव कुटुंबकम का संदेश देने वाला देश है और अपने पड़ोसी देशों समेत सभी के साथ शांतिपूर्ण रिश्ते बनाकर रखना चाहता है। उन्होंने पाकिस्तान का नाम लिए बगैर कहा कि भारत का एक पड़ोसी मुल्क शांतिपूर्ण रिश्ते बनाए रखने पर विश्वास नहीं करता, जो विडंबना है। लेकिन भारत की सीमाओं पर, आपके देश की सीमाओं पर यदि दुनिया की कोई ताकत आंख उठाकर देखने की कोशिश करती है, तो उस समय जो स्वाभिमान जागृत होता है उसे ही राष्ट्रीय स्वाभिमान की भावना कहते हैं। और यही राष्ट्रीय स्वाभिमान की भावना चाहे भले ही हम शहीद हो जाएं, लेकिन भारत की सीमाओं की सुरक्षा होनी चाहिए, भारत की सुरक्षा पर कोई आंच नहीं आनी चाहिए। यही भाव आत्म आहुति, बलिदान की प्रेरणा देता है। और केंद्र सरकार ने विमानन कंपनियों की मनमानी खत्म करने के लिए विमानन क्षेत्र में बड़े सुधार का ऐलान किया है। नागरिक विमानन राज्य मंत्री जयंत सिन्हा ने आज एयर पैसेंजर चार्टर्ड का मसौदा जारी किया। इसमें मुसाफिर को बुकिंग के 24 घंटे के भीतर टिकट कैंसिल कराने पर चार्ज नहीं देना पड़ेगा। साथ ही फ्लाइट में देरी से कनेक्टिंग फ्लाइट छूटने पर विमान कंपनियों को मुआवजा देना होगा। चार्टर में कैंसिलेशन चार्जेस पर कई तरह की राहत शामिल है।
एयर टिकट 24 घंटे के भीतर कैंसिल करते हैं तो आने वाले समय में आपको कैंसिलेशन चार्ज नहीं देना होगा और फ्लाइट बुकिंग के बाद 24 घंटे का लॉक इन ऑप्शन की सुविधा भी जल्द उपलब्ध होगी। नागरिक विमानन मंत्रालय की ओर से जारी एयर पैसेंजर चार्टर के मसौदे में इसका प्रस्ताव है, जिसे लोगों की राय जानने के लिए मंगलवार को जारी किया गया। Very close to becoming reality. Many of these features are in fact going to be rolled out within the next 30 to 60 days. The idea, of course, is to be able to transform the passenger experience through Air Seva, which is what we're doing, and Air Seva is the umbrella brand. मसौदे में प्रस्ताव है कि एयरलाइन कंपनियों की गलती की वजह से फ्लाइट डिले होती है तो उन्हें यात्रियों को इसका हर्जाना देना होगा। 3 घंटे से ज्यादा की देरी के कारण यात्री की कनेक्टिंग फ्लाइट छूट जाती है तो 5,000 रुपए का मुआवजा देना होगा। इसी तरह 4 से 12 घंटों की देरी के लिए 10,000 और 12 घंटे से ज्यादा की देरी के लिए 20,000 रुपए का मुआवजा देना होगा। साथ ही उड़ान के दौरान इंटरनेट सेवा मुहैया कराने को इसमें शामिल किया गया है। Department of Telecommunications has confirmed to me that they will be in a position to award the license within about 2 months from the date that the airline or the in-flight Wi-Fi service provider actually applies for it. इसमें एयर सेवा मोबाइल और वेब एप्लीकेशन के साथ ही फ्लाइट की बुकिंग और कैंसिल करने को और आसान बनाया गया है। इसके अलावा विमानन मंत्रालय ने साफ किया है कि नीलामी में उचित कीमत मिलने पर ही एयर इंडिया को बेचा जाएगा। प्रीति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। और उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने आज आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले के कोंडा पवलूरू गांव में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान के दक्षिणी कैंपस की इमारत की आधारशिला रखी। उपराष्ट्रपति ने संस्थान के दक्षिणी परिसर के पट्टिका का भी अनावरण किया और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान का ब्रोशर भी जारी किया। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान को कम करने के उपाय किए जाने चाहिए। उन्होंने उम्मीद जताई है कि जल्द ही ये संस्थान आपदा प्रबंधन के लिए परामर्श और प्रशिक्षण के मामले में अंतर्राष्ट्रीय केंद्र बन जाएगा। ये संस्थान गृह मंत्रालय के तहत आता है। NIDM ने आंध्र प्रदेश पुनर्गठन कानून 2014 का पालन करते हुए आंध्र प्रदेश में दक्षिणी कैंपस की स्थापना की है। इस समय बापटला गुंटूर में आंध्र प्रदेश मानव संसाधन विकास संस्थान कैंपस से इसके अंतरिम दक्षिणी कैंपस का संचालन हो रहा है। राज्य सरकार ने कोंडा पवलूरू गांव में स्थानीय कैंपस की स्थापना के लिए NIDM को 10 एकड़ जमीन आवंटित की है और केंद्र सरकार 36 करोड़ 76 लाख रुपए की राशि मंजूर कर चुका है। The natural calamities are not in our hands. Sometimes they are man-made, sometimes they are God-made, nature-made. So what the human beings can do is minimize the damage, minimize the effect. We need to have an understanding how to go about it, how to face such challenges also. और केरल के कोझिकोड में निपा वायरस से आज सुबह 2 और लोगों की मौत हो गई। कोझिकोड के अस्पताल में इन दोनों शख्स का इलाज चल रहा था। केरल के स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक कोझिकोड और मलप्पुरम जिले में निपा वायरस से अब तक 10 लोगों की जान चली गई। केरल सरकार ने विश्व स्वास्थ्य संगठन को भी वायरस के फैलने की जानकारी दे दी है। कोझिकोड में निपा वायरस से पीड़ित मरीजों की तीमारदारी में जुटी नर्स लिनी की भी सोमवार रात निपा वायरस की चपेट में आने से मौत हो गई। केरल की स्वास्थ्य मंत्री के शैलजा ने आज जानकारी दी है कि 18 लोगों के सैंपल टेस्ट के लिए भेजे गए थे, जिनमें 12 में वायरस की पुष्टि हुई है। इन 12 में से 10 लोगों की मौत हो चुकी है। इनमें कोझिकोड में 8 और मलप्पुरम में 2 लोगों की मौत हुई। केरल में निपा वायरस के फैलाव को देखते हुए तमिलनाडु, कर्नाटक और गोवा में सतर्कता बढ़ती जा रही है। तमिलनाडु सरकार ने सीमावर्ती जिलों में बुखार पीड़ितों की निगरानी बढ़ा दी है और हालात पर बारीकी से नजर रखी जा रही है। गोवा के स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि फिलहाल गोवा में कोई अलर्ट जारी नहीं किया गया, लेकिन वायरस के फैलने की किसी भी संभावना को रोकने के लिए एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं। और केंद्र सरकार भी केरल में निपा वायरस के फैलाव पर नजर बनाए हुए है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा ने केरल के स्वास्थ्य मंत्री के शैलजा से बात कर हालात की समीक्षा की। उन्होंने केरल को इस हालात से निपटने में हर संभव मदद का भरोसा दिलाया है। राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र के निदेशक की देखरेख में उच्च स्तरीय डॉक्टरों की टीम
केरल पहुंचकर हालात की निगरानी कर रही है। इस टीम ने पेरम्ब्रा के उस घर का भी दौरा किया जहां पे शुरुआती मौत की सूचना मिली थी। वहां कुएं में कई चमगादड़ पाए गए और इसी कुएं का पानी वहां के लोग इस्तेमाल करते थे। यहां से कुछ चमगादड़ों को पकड़कर लैब में भेजा गया है, जिससे ये पता चल सके कि वे चमगादड़ की बीमारी के कारण हैं या नहीं। यहां से 60 अलग अलग नमूने जमा कर टेस्ट के लिए भेजे गए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने नागरिकों से अपील की है कि वे सोशल मीडिया पर पोस्ट की गई अफवाहों पर विश्वास नहीं करें और वायरस को लेकर आतंक फैलाने नहीं दें। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय केरल सरकार के स्वास्थ्य विभाग से बराबर संपर्क बनाए हुए है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने जांच किट, व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण की उपलब्धता को सुनिश्चित किया है। इलाज में जुटे स्वास्थ्य कर्मियों को उच्च गुणवत्ता वाले व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण मुहैया कराए गए हैं। कोझिकोड के कई अस्पतालों में अलग वार्ड बनाए गए हैं। केंद्र सरकार ने लोगों से घबराने की अपील नहीं करते हुए कहा कि ये निपा वायरस का फैलाव स्थानीय घटना है। वहाँ उनको आइसोलेट करके आइसोलेशन वार्ड में रख करके और पूरी तरह से उनको नियंत्रित किया जा रहा है। और आप अभी तक के हिसाब से वैसे उसके लिए कोई खास दवाई अभी नहीं है, लेकिन एक रिवावैरिन करके एक दवाई आ रहा है जिसके सेवन से अच्छा असर हो रहा है। तो चिकित्सक लगे हुए हैं पूरे कंट्रोल करने में और उसमें मुझे विश्वास है कि वो नियंत्रित होगा और उसमें हर संभव भारत सरकार केरल के साथ सहयोग कर रही है। बीच में ही पढ़ाई छोड़ने वाले युवाओं के लिए सरकार की नई मंजिल योजना काफी कारगर साबित हो रही है। किसी वजह से 8वीं और 10वीं नहीं करने वाले युवक युवतियों के सपने को साकार करने के लिए केंद्र सरकार ने नई मंजिल नामक योजना शुरू की। भटके हुए नौजवान इस योजना के तहत निःशुल्क दाखिला लेकर अपनी पढ़ाई सुचारू रूप से कर सकते हैं और रोजगार हासिल कर सकते हैं। जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं इस रिपोर्ट के साथ। दीजिए इजाजत, नमस्कार। ये जो आप चिकन का कुर्ता देख रहे हैं ना, ये साधारण नहीं है। इसकी बारीकियों पर जाइए। नेट पर कढ़ाई है, फिर बीच से नेट को निकालकर एक अलग से पैटर्न बनाया गया है, फिर इसे पहले से कढ़ाई किए गए चिकन के कुर्ते पर रखा गया है। मान गए ना, ये किसी उस्ताद का काम है। लेकिन सच्चाई ये है कि इसे 10वीं कक्षा के छात्रों ने बनाया है। ये छात्र अल्पसंख्यक समुदाय के वो बच्चे हैं जिन्हें किसी न किसी वजह से पढ़ाई बीच में ही छोड़नी पड़ी थी। इन्हें अब इनकी मंजिल दिखाने का काम कर रहा है दिल्ली में मुस्तफाबाद स्थित एम ग्लोबल संस्थान। अल्पसंख्यक मंत्रालय की नई मंजिल योजना के तहत चल रहे इस संस्थान में बच्चों की पढ़ाई ही नहीं बल्कि उनके हुनर को भी निखारा जाता है। फैशन डिज़ाइनिंग के कोर्स यहाँ से कर रही हूँ, 6 महीने का है वो मैं सीख रही हूँ। और ये जो स्कीम है नई मंजिल सरकार द्वारा जो ये योजना है, ये मुझे बहुत अच्छी लगी और इससे हमें अधिक फ़ायदे हैं। मैंने यहाँ पे फ्रॉक, स्कर्ट, न्यू स्कर्ट और ट्राउजर्स वगैरह जो काफ़ी इजीली मुझे सिखाए जाते हैं और बताए जाते हैं कि इससे हम नया फैशन लुक ले सकते हैं। और जो मुझे नॉलेज है वो मुझे बहुत अच्छे से मिली है, जिससे बाद में आके जाके मैं कहीं जाके नौकरी ले सकती हूँ और बहुत अच्छी तरीके से मतलब अपने जो घर परिवार की प्रॉब्लम्स है वो शेयर कर सकती हूँ। यहाँ बच्चों को फैशन डिजाइनिंग से लेकर डेटा एंट्री ऑपरेटर तक की ट्रेनिंग दी जाती है। जिसका मन फैशन डिजाइनिंग में लगता है उसे कटिंग स्टिचिंग में पारंगत किया जाता है और जिसका दूसरी चीजों में उसे उसकी क्षमता के मुताबिक स्किल ट्रेनिंग दी जाती है। नई मंजिल के तहत बच्चों को छात्रवृत्ति भी मिलती है। नरेंद्र मोदी जी का बहुत बड़ा हम उनके शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हमारे लिए ये सेंटर खोला। बड़े बच्चों में जोश होता है और जब परिस्थितियां उन्हें सपने पूरे नहीं करने देती तो अक्सर वो भटक भी सकते हैं। नई मंजिल के तहत सरकार ने ऐसे भटके युवकों को अंधेरे से निकलने में मदद दी है। मुझे पढ़ाई करने के लिए
घर वालों ने मना कर दिया था कि पढ़ाई नहीं करनी है। फिर मैंने एम ग्लोबल इंस्टीट्यूट देखा और इस नई मंजिल से मुझे एक नई स्कीम मिली, नई मंजिल मिली। मैंने भी सोचा कि मेरी भी पढ़ाई पूरी करूँ कि बिना पढ़ाई के तो बाकी आगे कुछ वो है नहीं मंजिल। तो मैंने कंप्यूटर क्लास में भी अपना वो भरा, फॉर्म फिल किया, तो मैंने उसकी भी काफ़ी वो लिया, काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा अभी तक। सेंटर में बच्चों की सिर्फ पढ़ाई ही नहीं बल्कि पूरे व्यक्तित्व के विकास पर फोकस किया जाता है। सेंटर इंचार्ज का कहना है कि हम बच्चों में खोया हुआ आत्मविश्वास वापस लाने में काम करते हैं। जो अपनी पढ़ाई कंप्लीट नहीं कर पाए या बहुत पीछे रह गया, जिनमें कॉन्फिडेंट नहीं था आगे बढ़ने का, तो यहाँ पे उनके लिए हम फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग दे रहे हैं, क्लासेस दे रहे हैं, जिसमें हम कंप्यूटर सिखा रहे हैं उन्हें। बेसिक है, टैली है, वेब डिज़ाइनिंग है, सॉफ्टवेयर है, हार्डवेयर है, ठीक है। उसके साथ हम फैशन डिज़ाइन की क्लासेस भी दे रहे हैं गर्ल्स के लिए, ताकि वो मोटिवेटेड रहें और अगर वो बाहर नहीं जा सकती जॉब वगैरह के लिए तो वो अपने घर पे रह के केपेबल हो जाएं, कुछ पैसे कमा सकें और इंडिपेंडेंट हो जाएं। नई मंजिल योजना में अल्पसंख्यक समुदाय के 17 से 35 वर्ष के ड्रॉप आउट्स के अलावा मदरसों में पढ़ने वाले छात्रों को शामिल किया गया है। पहले ओपन स्कूलिंग द्वारा 8वीं और 10वीं में एनरोलमेंट कराया जाता है, फिर परीक्षा के लिए तैयारी कराई जाती है। बच्चों की दिलचस्पी को देखते हुए उन्हें व्यावसायिक कोर्स की ट्रेनिंग दिलाकर रोजगार के लायक बनाया जाता है। ये एक सराहनीय कदम है सरकार का, जिसमें अल्पसंख्यक समुदाय को साथ लेकर चला गया है, जिसमें उनके बच्चों को शिक्षा, प्रशिक्षण और रोजगार के अवसर प्रदान किए जाते हैं। इस नई मंजिल स्कीम में शिक्षा, प्रशिक्षण और रोजगार तीनों चीज़ शामिल की गई हैं, जिससे प्रगति कर सके अल्पसंख्यक समुदाय के जो लोग हैं और उनको मेन स्ट्रीम में लाने के लिए ये कार्य किया गया है। इस योजना को लेकर अल्पसंख्यक कार्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी का कहना है कि नई मंजिल योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समावेशी विकास के संकल्प को पूरा करती है। नई मंजिल के तहत अब तक देश में 1 लाख से ज्यादा लोग कौशल विकास कार्यक्रम और रोजगार से जुड़ चुके हैं। डेवलपमेंट विद डिग्निटी, सम्मान के साथ सशक्तिकरण, बिना तुष्टीकरण के सशक्तिकरण, इस संकल्प के साथ हमारा मंत्रालय काम कर रहा है। प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है समावेशी विकास का, कि हर ज़रूरतमंद की आंखों में खुशी, उसकी ज़िंदगी में खुशहाली आए, उसके लिए जो काम कर रहा है उसमें नई मंजिल योजना है, सीखो कमाओ योजना है, गरीब नवाज कौशल विकास है। ये तमाम जो रोज़गार पूरक एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड प्रोग्राम है, इसमें एक तरफ हुनर को हौसला दिया जाता है, कौशल विकास किया जाता है और साथ ही साथ रोज़गार और रोज़गार के अवसर मिल रहे हैं। देश में अल्पसंख्यक समुदाय की प्रगति और सशक्तिकरण के लिए सरकार नई मंजिल के अलावा सीखो और कमाओ, उस्ताद और गरीब नवाज कौशल विकास जैसी योजनाएं भी सफलतापूर्वक चला रही है। फिलहाल दिल्ली के मुस्तफाबाद, जामिया और बदरपुर केंद्रों पर नई मंजिल के तहत बच्चों को प्रशिक्षित किया जा रहा है। नई मंजिल सरकार की एक ऐसी अनूठी योजना है जो बीच में ही पढ़ाई छोड़ चुके बच्चों के सपनों को नई उड़ान देती है, जिंदगी में सम्मान और हौसले के साथ आगे बढ़ने का तरीका भी सिखाती है और खुद के पैरों पर खड़े होने का हौसला भी देती है। कैमरामैन शिव कुमार के साथ मोहम्मद फातेह टीपू, राज्यसभा टीवी।